नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा महत्वपूर्ण टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर में जो हाल में इलेक्शन हुए हैं डीडीसी के। किसके? डीडीसी मतलब डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब जिला विकास परिषद। जिला विकास परिषद। तो दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे, उसके पीछे थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक उसमें भी जाएंगे। तो हाल में इलेक्शन जो है वो जिला विकास परिषद के जम्मू एंड कश्मीर में हुए, ठीक है ना। तो अभी हम जो बता रहे हैं आपको वो ये बता रहे हैं कि जब आर्टिकल 317 जम्मू एंड कश्मीर में लागू होता था उस समय जम्मू एंड कश्मीर में त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं थी। त्रिस्तरीय मतलब स्थानीय स्तर पर 3 स्तर वाली व्यवस्था नहीं थी। जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया और इसका जो बिल जो पेश किया था वो लगभग अगस्त के माह में 5-6 अगस्त को राज्यसभा में बिल पेश किया गया था। उसके बाद दोस्तों 31 अक्टूबर समथिंग 2 राज्य बने थे, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरी के रूप में बना था। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया, जिसके तहत 3 स्तरीय सरकार जम्मू एंड कश्मीर में लागू की। मेरा कहने का मतलब स्थानीय लोगों को, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन स्थानीय लोगों को अब अपने प्रतिनिधि, डायरेक्ट प्रतिनिधि चुनने का क्या मिल गया? मौका मिल गया। मतलब स्थानीय प्रतिनिधि चुनने का अवसर पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट लागू किया गया, उसे मंजूरी दी गई, तो जम्मू एंड कश्मीर में 3 स्तरीय सरकार लागू की गई। कौन सी 3 स्तरीय? ग्राम स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक से मतलब जो ब्लॉक पंचायतें होती हैं या ब्लॉक प्रमुख वगैरह आते हैं तो ब्लॉक पंचायत, और जिला स्तर पर दोस्तों जिला पंचायत। ये 3 स्तरीय व्यवस्था जम्मू एंड कश्मीर में लागू की गई। अब चुनाव जो हैं इनके समय समय पर जैसे भारत के अन्य क्षेत्रों में कराए जाते हैं वैसे ही यहाँ कराए जाएंगे। दूसरी बात, प्रतिनिधियों के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग थे अब क्या कर पाएंगे? अपने जिले में स्थानीय स्तर पर विकास कर पाएंगे, जैसे भारत के अन्य क्षेत्रों में होते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये था। अब उसी में से एक पार्ट है डीडीसी। अब क्या होगा? जब स्थानीय स्तर पर लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिल जाएगा तो स्थानीय स्तर पर ये क्या कर पाएंगे? अपना विकास के लिए आवाज उठा पाएंगे। विभिन्न प्रकार की, जैसे जन कल्याण योजना, ठीक है, वो आ पाएंगी जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरे स्तर पर विभिन्न प्रकार की विकास योजना वो अपने यहाँ ला पाएंगे। और इसके साथ साथ जब जमीनी स्तर के, जब स्थानीय स्तर के लोग राजनीति में जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि इन लोगों का क्या होगा? राजनीतिक सशक्तिकरण भी देखने को मिलेगा। पहले ये नहीं देखने को मिलता था, ठीक है ना। तो उसके लिए हाल में जो चुनाव हुए हैं डीडीसी के, तो उस डीडीसी का क्या रोल है उसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो डीडीसी का मतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान रखना ये कैसे आई, तो केंद्र सरकार द्वारा जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज जो अधिनियम है, पंचायती राज जो एक्ट है, उसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। और संशोधन करके हर जिले में, ध्यान रखना, प्रत्येक जिले में क्या बनाई गई? एक डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलिंग बनाई गई, ठीक है ना। ध्यान रखना, इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में 14 क्षेत्र होंगे और उन 14 क्षेत्रों से एक प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्य चुना जाएगा। यहां से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा कौन? एक सदस्य चुना जाएगा। तो 14 से कितने चुन गए? 14। और ये भी ध्यान रखना, SC ST या महिलाओं के लिए अन्य जैसे पंचायतों में, पंचायती राज व्यवस्था है, उसी के आधार पर यहां जरूरत पड़ने पर SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा सीटों में, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये जो निर्वाचित सदस्य हैं
ये जो 14 निर्वाचित सदस्य बनेंगे, ये 14 निर्वाचित सदस्य अपने ही द्वारा एक डीडीसी में तो एक प्रधान बनाएंगे, ठीक है ना, एक प्रधान बनाएंगे और एक उप प्रधान बनाएंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही? अब ये जो एक प्रधान और उप प्रधान है जो है, इनका चुनाव कौन करेंगे? ये 14 मेंबर करेंगे, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि ये डीडीसी से पहले कोई और व्यवस्था थी क्या यहाँ? तो दोस्तों बिल्कुल डीडीसी से पहले एक व्यवस्था थी जिसे हम बोलते थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड। तो ये डीडीसी किसकी जगह आया? ये डीडीसी जो आया वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड की जगह आया। आपसे पूछे इसे रिप्लेस किसने किया है, तो इसे जो रिप्लेस किया है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड ने, प्लानिंग बोर्ड ने, ठीक है ना, DDPB ने इसे क्या किया है, मतलब रिप्लेस किया है, ठीक है ना। इसे बोलते थे जिला नियोजन और विकास बोर्ड, ठीक है ना। तो इसका जो मुखिया होता था डीडीबी का, वो कैबिनेट मंत्री होता था। कौन होता था? कैबिनेट मंत्री जो होता था उस डीडीपीबी का क्या होता था? मुखिया होता था। लेकिन अब डीडीसी की बात आती है तो डीडीसी का मुखिया होगा हम कह सकते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन। अब जब हम बात करते हैं कि भाई इस डीडीसी का मुखिया कौन होगा, जो डीडीपीबी की जगह आई है, तो इसका मुखिया होगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, डेवलपमेंट कमिश्नर क्या होगा? इसका मुखिया होगा। या इसकी जगह पे एडिशनल डीसी को बना दिया जाएगा, या ये नहीं मिला तो एडिशनल जो डीसी होगा उसे इसकी जगह क्या बना दिया जाएगा? इसका मुखिया बना दिया जाएगा, मतलब हेड बना दिया जाएगा। ये जो डीडीसी है इसका 5 साल का कार्यकाल होगा, ठीक है ना। इसका एक कार्यकाल जो होगा वो 5 साल का होगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना हर वर्ष इसकी सामान्य 4 बैठक होंगी और प्रत्येक बैठक तिमाही में होगी, ठीक है ना। तो 4 होंगी तो इसका मतलब क्या हो गया? तिमाही में होगी इसकी बैठक। ये जो डीडीसी है जिले के नियोजन और पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखेगी और इसके साथ साथ ये उनको कैसे अप्रूव किया जाएगा उस पर भी फोकस करेगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना नियोजित जो व्यय होता है, ठीक है ना, उसके साथ साथ पूंजीगत जो व्यय होता है उसका फोकस कौन करेगी? डीडीसी ही करेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में जो हमने डीडीसी के बारे में बात की थी, डीडीसी, ठीक है ना। अब डीडीसी के साथ अगर हम बात करें आपसे, तो अभी हाल में ये चर्चा में इसीलिए रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुए, इसके इलेक्शन हुए हैं। तो इसके इलेक्शन 280 सीट पर हुए। कितनी पे हुए? 280 सीट पर हाल में इसके इलेक्शन हुए हैं, ठीक है ना। तो लगभग वहां एक तो गुपकार अलायंस लड़ा है, कई 5-7 पार्टी हैं इसमें, और एक बीजेपी है, ठीक है ना, अन्य भी दल हैं। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि सिंगल पार्टी में तो बीजेपी की सीट ज्यादा आई है, लेकिन ऑल ओवर में अगर बात करें तो गुपकार जो अलायंस है इसने सर्वाधिक सीट प्राप्त करी है, ठीक है ना। अब बात आती है कि भारत में क्या रोल था इस पंचायती राज व्यवस्था का। तो सर्वप्रथम जब हम देखते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों एक व्यक्ति थे लॉर्ड रिपेन। क्या नाम था उनका? लॉर्ड रिपेन। तो लॉर्ड रिपेन ने सबसे पहले, लॉर्ड रिपेन गवर्नर जनरल थे, इन्होंने 1882 में सबसे पहले स्थानीय शासन संबंधी प्रस्ताव पेश किया था। स्थानीय शासन संबंधी क्या किया था? एक प्रस्ताव पेश किया था और इसी प्रस्ताव को स्थानीय शासन संबंधी संस्था का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसी को हम स्थानीय शासन संबंधी संस्थाओं का क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। और इसी के आधार पर दोस्तों जो लॉर्ड रिपेन है, भारत में स्थानीय शासन का जो जनक माना जाता है, स्थानीय जो शासन का जो जनक माना जाता है, कहां? भारत में। वो किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपेन को माना जाता है, ठीक है ना।
तो जब हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सशक्त लोकतंत्र, सशक्त लोकतंत्र। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियां हम भिन्न भिन्न जगह दे रहे हैं, शक्तियां सेंटर में नहीं है, किसी एक जगह शक्तियां नहीं है, लोगों के हाथ में शक्तियां हैं। तो इसका मतलब क्या, लोकतंत्र क्या बनेगा? मजबूत बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जैसे ही और अंग्रेजों के समय आए, तो जैसे एक्ट 1919, इसमें स्थानीय शासन को मजबूती मिली, और इससे भी ज्यादा मजबूती मिली एक्ट 1935 में। धीरे धीरे प्रक्रिया चलती गई, ठीक है ना। इन एक्ट ने स्थानीय शासन को काफी मजबूत किया, पावर दी गई प्रांतों को, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले क्या था, अंग्रेजों के हाथों में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पावर थी। तो धीरे धीरे जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, देश को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। तो हमने प्रयास किया, किसका? हमने प्रयास किया कि हम अपने भारत में स्थानीय शासन की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1952 में, वर्ष 1952 में हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या की? शुरुआत की। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था वो पंचायती राज व्यवस्था की ओर सबसे बड़ा क्या था? एक रुख था, है ना। ये पंचायती राज व्यवस्था की ओर सबसे बड़ा एक क्या था? कदम था। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1957 में एक हमने समिति भी बनाई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना। तो इस समिति को हमने बनाया और इसने सिफारिश की थी कि भारत में जो स्थानीय शासन है उसे क्या रखा जाए? त्रिस्तरीय रखा जाए। त्रिस्तरीय व्यवस्था की इसने क्या की? सिफारिश की। और उस त्रिस्तरीय व्यवस्था में वही बातें, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत की क्या की? सिफारिश की। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर, मतलब इसके प्रयोग को जांचने के लिए 2 अक्टूबर वर्ष 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को JL नेहरू ने राजस्थान का एक पंचायत था नागौर, कहां पे? राजस्थान में। इसमें इसके प्रयोग को चेक किया और यह देखा गया कि यहां स्थानीय स्तर पर विकास में काफी सुधार देखा गया। तो ध्यान रखना, पूछ लेगा आपसे कि पहली पंचायत की स्थापना या उद्घाटन किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। कहां किया? नागौर में किया, ठीक है ना। इसके साथ साथ प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और बात यहां तक आई कि जब भारत में पंचायती राज व्यवस्था सक्सेस है तो इसे क्या करिए? इसे भाई संवैधानिक दर्जा दो। तो इस पर सबसे पहला प्रयास वर्ष 1989 में राजीव गांधी सरकार, कांग्रेस सरकार में किया गया, लेकिन राज्यसभा में जो बिल गया था वहां पे ये पास नहीं हो पाया था। इसके बाद वर्ष 1991-92 में PV नरसिम्हा राव की सरकार आई, ठीक है ना। 1991-92 में किसकी सरकार आई? PV नरसिम्हा राव की क्या आई? सरकार आई। और इन्होंने जो स्थानीय स्तर पर जो पंचायतें थी उनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए, ठीक है ना, 73वां संविधान संशोधन किया। तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया? 1992 में किया। उसके बाद ही जैसे ही 73वां संविधान संशोधन 1992 किया, उसके बाद ही 24 अप्रैल 1993 से इसे क्या कर दिया गया? प्रभावी कर दिया गया। तो दोस्तों इसीलिए भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब क्या किया इसमें? जो पंचायतें बनाई संवैधानिक दर्जे के तहत, उसमें उनका कार्यकाल 5 वर्ष किया गया कि भाई पंचायतों का कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष होगा, ठीक है ना। इनका चुनाव कौन कराएगा? चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, इसका ध्यान कौन रखता है? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। राज्य का निर्वाचन आयोग होगा, राज्य से इनके लिए वित्त की व्यवस्था की जाती है। और जहां तक सामाजिक सशक्तिकरण करने के लिए इसमें संवैधानिक दर्जा में SC ST, है ना, और महिलाओं के लिए
आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। प्रेजेंट में अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा ऐसा राज्य जिसने अपने यहाँ पे महिलाओं को स्थानीय शासन में 50% क्या दे रखा है, आरक्षण दे रखा है। तो यहाँ सामाजिक सशक्तिकरण का एक उदाहरण भी देखने को मिलता है। फिर हमने क्या किया, इसे 11वीं अनुसूची में रखा। कहाँ रखा, पंचायती राज्य व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा, ठीक है ना। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि दुनिया में तकनीकी का दौर फैल रहा है, तो पंचायतों के लिए हमने हाई स्पीड नेट प्रोवाइड कराने के लिए भारत नेट जो परियोजना है केंद्र सरकार की, उसके माध्यम से 2.5 लाख पंचायतों को हाई स्पीड नेट से जोड़ने का क्या किया है, प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जो वाणी योजना है वो भी पंचायतों के लिए काम कर रही है। पीएम वाणी जो योजना है ये भी किसके लिए काम कर रही है, पंचायतों के लिए काम कर रही है। अब बात आती है कि पंचायतों का क्या अधिकार क्या दे रखा है, तो कृषि से संबंधित कार्य पंचायतों को लिए दे रखे हैं। प्राथमिक शिक्षा इनको दे रखी है, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य के बारे में इनको दे रखा है। स्वच्छता, साफ सफाई जिसे हम बोलते हैं, स्वच्छता की व्यवस्था इनके लिए, पेयजल और मेला, ये सब किसको दे रखे हैं, सड़क, पशुपालन, इन पर ध्यान कौन देता है, इन पर ध्यान पंचायतें ही देती हैं, ठीक है ना। अब दिक्कत कहां पे आ रही है, बाधा कहां आ रही है, बाधा आ रही है कि पंचायतें जो हैं उनको वित्त और बजट राज्य सरकार पर निर्भर होता है। इनका वित्त जो और बजट है वो कहां होता है, राज्य सरकारों पर निर्भर होता है, ठीक है ना। तो वो सही से उनको फॉलो नहीं हो पाता, ठीक है ना, उनको मैक्सिमम वित्त नहीं हो पाता और इनकी निर्भरता किस पर बनी रहती है, राज्य सरकारों पे बनी रहती है। उसके साथ साथ महिला नामात्र की प्रमुख है, जहां महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही है, तो जहां महिला जीत करके आती हैं तो उनके जो पति होते हैं या रिश्तेदार होते हैं वो उनको प्रधानपति बोला जाता है, वो भूमिका निभाते हैं। महिला को ज्यादा सशक्तिकरण यहाँ नहीं दिया जाता है। दूसरी बात, कई जगह पंचायतों में घोटाला भी देखने को मिलता है। अब बात आती है इसका महत्व क्या है पंचायतों को, तो जमीनी स्तर पर विकास देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जमीनी स्तर पर क्या मिलेगा, विकास देखने को मिलेगा। सशक्त लोकतंत्र बनेगा, क्योंकि जमीनी स्तर तक प्रत्याशी अपनी ताकत को यूज कर रहे हैं। तो और राजनीतिक जागरूकता यहां देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आम आदमी को सशक्तिकरण का क्या होगा, एहसास होगा, क्योंकि आम आदमी बढ़ चढ़ के इसमें क्या लेगा, वोट लेगा और अपने प्रतिनिधियों को जिताएगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो हम गांधी बोलते थे, भारत के विकास की कसौटी क्या है कि गांव गांव जाकर के राजनीतिक सशक्तिकरण होना चाहिए, तो गांधी के सपनों का भारत भी इससे दिखेगा। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें हाल में डीडीसी के चुनाव हुए हैं, तो इसमें हमने ये बताया आपको कि जैसे ही 5 अगस्त समथिंग बिल पेश किया गया था संसद में, ठीक है ना। उसके साथ साथ 31 अक्टूबर 2019 के समथिंग में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया, ठीक है ना। तो इनके बनने के बाद फिर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर अधिनियम, पंचायती अधिनियम में संशोधन किया और संशोधन करके जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग जो था, प्लानिंग बोर्ड था, उसको रिप्लेस किया और उसकी जगह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई, जिला विकास परिषद बनाई गई, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि डीडीपीबी जो था उसका मुखिया जो होता था वो कौन होता था, वो होता था कैबिनेट मंत्री। लेकिन अभी जो है वो एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर को बनाया गया है, या एडिशनल डीसी इसका क्या बन सकता है, मुखिया बन सकता है। डीडीसी जो है उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए किया गया है और हाल में इनके 280 सीटों पर क्या हुए हैं दोस्तों, चुनाव हुए हैं। तो ये बेसिक अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी है। दूसरी बात मैं बता देता हूं, जम्मू एंड कश्मीर में जो जिला है वो 20 हैं, ध्यान रखना। लद्दाख में जो जिला है वो 2 हैं, ठीक है ना, एक लेह और एक कारगिल, ठीक है ना, ये आप भी याद रखना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।